रहा है ना आप लोगों को? यस सर। तो देखो माइक्रो वाले में क्या होता है कि सबसे पहला स्मॉलर इन साइज होता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल स्मॉल होता है। दूसरा जो होता है ये जो होता है हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, इसका लार्ज अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। जो होता है स्मॉल अमाउंट में इसका रिक्वायरमेंट होता है। और थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है कि ये क्या होता है नीड डाइजेशन। माइक्रो वाले का क्या होता है इतना बड़ा होता है ये साइज में कि इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। और ये जो होता है क्या होता है ये नो नीड ऑफ डाइजेशन, इसमें डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है डायरेक्टली इसको Absorb. अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यस, डायरेक्टली इसको हम लोग क्या करते हैं अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों को पता ही है, एग्जांपल अभी आप लोगों ने बताया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट। और इसका एग्जांपल में आप लोगों ने क्या क्या बताया, विटामिन, विटामिन मिनरल एंड वाटर। हाँ, बहुत बार देखो ऑप्शन में वाटर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग विटामिन एंड मिनरल ये दो मेनली इसका एग्जांपल होता है। अगर वाटर रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें अगर ऑप्शन जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम आ रहा है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे, ये होगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे और थर्ड प्रायोरिटी इसको दोगे। मतलब अगर कभी आपको ऑप्शन में अगर ये तीनों रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। इसके वजह से भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रो बोलते हैं। जैसे ये हो गया क्या, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, ये हो गया सेकंड प्रायोरिटी और ये हो जाएगा थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। या कभी कभी क्या होगा तीनों ही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा तो आपको क्या लिखना, इसका आंसर क्या हो गया ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया ये माइक्रो और मैक्रो के बारे में? Yes, sir. फोन आ गया था, आपका आवाज ही सुनाई दिया। क्या बोल रहे हो समीर? सर एक बार और समझा दीजिए ना, वो हिमांशु फोन कर दिया था तो आपका कुछ आवाज ही सुनाई दिया। ठीक है, मतलब मैंने यही बोला कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लार्ज होता है, दूसरा ये लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है और थर्ड इसके लिए डाइजेशन लगता है। और स्मॉल माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्मॉलर साइज का होता है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट है और डाइजेशन का दरकार नहीं होता, डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता है। इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने। और उसके बाद मैंने यही बताया था कि अगर मान लो एग्जाम में आता है तो सबसे पहला प्रेफरेंस अगर दोगे तो ये वाला, मतलब सबसे लार्ज अमाउंट में लगता है इसलिए इसको माइक्रो बोलते हैं। ये स्मॉल अमाउंट में लगता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रो। सेकंड प्रायोरिटी दोगे डाइजेशन वाले पार्ट को, थर्ड प्रायोरिटी दोगे स्ट्रक्चर वाले पार्ट को, यही बताया था मैंने, ठीक है। ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस जैसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक के लिए क्या लगता है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये सब लास्ट क्लास का है। न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए है। सर। हाँ बोलो चलो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन पर समझा दीजिए ना, मतलब न्यूट्रिशन और क्या बोल रहे हो आप? मतलब एनर्जी क्या सर, एनर्जी क्या न्यूट्रिएंट से आता है और न्यूट्रिशन देखो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस है समझो, एक पेज लेके बताता हूँ। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि आप डिफरेंस मतलब मुझे बताओ कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट, देखो न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्या, फूड। और ये जो हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं ना, ये फूड क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या होता है, हम लोग को क्या चाहिए होता है, एनर्जी। यस, टू ऑब्टेन एनर्जी। अभी देखो ये जो न्यूट्रिएंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो ये जो हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं इसी फूड में हम लोग को क्या चाहिए होता है, ये न्यूट्रिएंट का दरकार होता है। ये क्या, इसको आप बोल सकते हो कि न्यूट्रिएंट क्या है, एक रॉ मटेरियल है।
न्यूट्रिशन जस्ट एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमको किसका रिक्वायरमेंट होता है, न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है। समझ में आ रहा है आप लोग? जैसे टीचिंग क्या है, टीचिंग और टीचर, इसमें क्या डिफरेंस होता है? टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक टीचर एक बच्चों को समझाता है, कुछ ज्ञान देता है। उसी तरीके से न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस होता है उसका नाम है न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, फूड बनाते हैं एनर्जी के लिए, और ये जो फूड होता है, ये फूड जो कंटेन करता है क्या, ये फूड में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट होना चाहिए। अभी ये जो न्यूट्रिएंट होता है, इसी के अंडर में क्या होता है, ये सारा चीज जो आता है, जो आप पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल या फिर वाटर। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अमन, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, और जिसमें जो रॉ मटेरियल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये न्यूट्रिशन के बारे में था। नीड बता दिया, मेन नीड क्या है, एनर्जी चाहिए, और ये हमारे बॉडी को ग्रोथ, रिपेयर वगैरह करने में ये हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, माइक्रो मैक्रो के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, ये दो मेन टाइप का न्यूट्रिशन है। और इसके अंडर में ही क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर में ही ये आता है सेप्रोफैटिक, होलोजोइक, और एक और आता है क्या, पैरासिट। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जिसमें प्लांट खुद का फूड बना लेता है, इसका एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गा और ग्रीन प्लांट। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, जो ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है डेड पार्टिकल से अपना क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं, सेप्रोफाइटिक। जैसे इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया जो हो गए, ये सारा क्या हो गया, ये सारा जो होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें होता है डाइजेशन का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें होलोजोइक में क्या होता है, हर्बीवोरस आता है, कार्निवोरस आता है, ओमनीवोरस आता है, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिसमें एक जो होता है दूसरे के बॉडी पे क्या करता रहता है, दूसरे को हार्म करके और जो है अपना भोजन जो है वो ऑब्टेन करता है। जैसे इसमें मॉस्किटोज हो गए, ठीक है, बहुत सारा लीचेन हो गया, ये सारा बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। ऑटोट्रॉपिक का था, ये हेटेरोट्रॉपिक का, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, और ये होलोजोइक हो गया, और ये पैरासाइटिक। और मैंने बताया था यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना में क्या था कि जिसमें क्या होता है, एक ऐसा है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होने की वजह से क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है और अपना फूड भी बना लेता है दिन के टाइम में। और रात के टाइम में क्या होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये डायरेक्टली ईट कर लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये आपका हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये दोनों फॉलो करता है यूग्लिना का। डिफरेंस हाँ बोलो सर, यूग्लिना का कैसे खाता, मतलब अपना मुंह से, या जैसे एक को पकड़ लेता है अपना जगह बना के? हम लोग एमीबा का बारे में पढ़ेंगे। एमीबा की तरह ही यूग्लिना होता है। उसका बॉडी में क्या होता है ना, उसका बॉडी में क्या होगा, थोड़ा सा जैसे ही फूड आएगा तो एक अमीबा वाला जब मैं बताऊंगा ना तो वहाँ पे बता दूंगा। जैसे देखो अमीबा की तरह ही होगा इसका। जैसे ये अमीबा है ना, इस तरीके से मान लो एक अमीबा है, यूनिसेल्युलर है ये। यहाँ पे मान लो फूड आया तो फूड को देख के क्या करेगा, ये थोड़ा यहाँ पे डिप्रेशन बनाएगा, मतलब इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये फूड यहाँ पे आएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो उसको इनगल्फ कर लेगा, मतलब ये इसको फूड को भीतर ले लेगा। मतलब इसका जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होते होते क्या करेगा, फूड को अंदर खींच लेगा। ये प्रोसेस से ही ये ईट करता है। इसमें कोई पर्टिकुलर इसका माउथ वगैरह नहीं होता है, यूग्लिना का या फिर एमीबा का कोई माउथ ये सब नहीं होता है। समझ में आ गया वो? यस सर। अभी हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो अभी हम लोग को मेनली जो आप लोग को सिलेबस में है वो न्यूट्रिशन हम लोग को प्लांट के रेस्पेक्ट में पढ़ना है, और एनिमल वाले में ह्यूमन के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। तो आप लोग देखो प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब प्लांट जो फूड बनाता
बनाता है उसके लिए वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, फोटोसिंथेसिस। अभी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है इसको आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश करो। देखो फोटोसिंथेसिस मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है वो क्या करता है, फूड बनाता है। किसके किसके हेल्प से बनाता है बताओ? सर वाटर, सनलाइट, वाटर, सनलाइट, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। देखो अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये दो चीज मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिलके क्या करता है, ये फूड बनाता है। लेकिन इसके लिए किसका प्रेजेंस होना जरूरी है, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस का जरूरी है। लेकिन एक्चुअली जो कंपाउंड जो फूड बनता है वो किसके हेल्प से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैंने आप लोग को एक चीज और बताया था कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप लोग को बताया था, याद है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में मतलब क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। ये देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इसके हेल्प से, ये देखो ये दोनों क्या होता है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मैंने क्या बताया था, जो सिंपल सा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट वो क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड में कौन सा वो होता है, वो होता है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला अगर पूछता है तो क्या हो गया, C6H12O6। green part of the plant prepare their own food and this food is prepared by green plant from carbon dioxide and water in presence of what, sunlight and chlorophyll। डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बाय विच, देखो इसको बहुत तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस by which green part of the plant prepare their own organic food with the help of inorganic substance in presence of sunlight and chlorophyll। ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। डेफिनेशन क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी देखो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि इसमें दो चीज लगता है। जैसे मैंने बताया इसमें क्या क्या लगता है, इसमें लगता है CO2 लगता है और वाटर लगता है। ये दोनों ही मेनली मिलके किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दोनों के प्रेजेंस में क्या क्या बना देता है, एक ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। अभी अगर आप इसको बैलेंस करोगे इन दोनों को तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2 है ना, तो यहाँ पे क्या ले लेना पड़ेगा, 6। और देखो ये हो गया 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका 12। तो यहाँ पे भी जो आता है ये आ जाता है 6 + 6 12, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे कितना हो गया 12। इधर भी अगर आप देखोगे तो 6 ऑक्सीजन और ये 12, तो ये पूरा बैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन आप लोग के बुक में देखोगे बहुत जगह इस तरीके से दिया हुआ है, बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा 6CO2 + 12H2O। मतलब वहाँ पे एक्चुअली पूरा अगर एक्चुअल अगर हम लोग रिएक्शन का बात करें, एक्चुअल रिएक्शन, तो एक्चुअल रिएक्शन में क्या होता है कि 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज करता है ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये बनाता है क्या, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन तो बनाता ही है, प्लस साथ में 6 ठो वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है। तो देखो यहाँ पे 12 वाटर लेने से क्या होता है, इसमें से 6 यहाँ पे तो क्या होता है बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे 6 जो होता है वो एक्चुअली में यूज होता है। तो इसलिए आप लोग देखोगे कोई भी दो, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो इन दोनों में कोई भी एक इक्वेशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव में लिखोगे तो ये 12 वाला इक्वेशन आप लोग लिखना। समझ में आया या नहीं आया आपको? सर मतलब थियोरेटिकल में ये 12H2O वाला चाहिए होगा। हाँ, अगर आपको थ्योरेटिकल लिखना होगा तो ये लिखना थ्योरी। और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, अगर आपको इक्वेशन पूछेगा ना तो आप देखना ये भी देगा तो ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा।
अगर दोनों दिया, मान लो फर्स्ट और सेकंड दोनों दे दिया, तो आप इसको ही प्रेफरेंस दोगे, ये ज्यादा हम लोग प्रेफरेंस देंगे। समझ में सर आया या इसमें नहीं आया? बोथ ए नहीं आ सकता है, जैसे ए और बी दो इसको दे दिया तो बोथ ए एंड बी से। क्या बोल रहे हो? जैसे एक ऑप्शन ए पहला वाला दे दिया, बी ये एक दे दिया, सी कुछ और दे दिया, और डी में दिया बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, ठीक है, वैसा देगा तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे अभी समझो थोड़ा सा, आप लोग मुझे ये बताओ, देखो रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल हम लोग किसको बोलते हैं? रॉ मटेरियल बोला जाता है जिसके हेल्प से कुछ आप बनाने जा रहे हो। जैसे जैसे अगर आपको चाय बनाना है तो आप लोग क्या क्या रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो? वाटर ले सकते हो, चाय पत्ती ले सकते हो, दूध ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, ये सारा क्या है? रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल मतलब क्या है? जो हमको रिक्वायरमेंट है कुछ बनाने के लिए। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है? जो फाइनली बनता है। तो जैसे मान लो चाय अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसका रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। नहीं, सनलाइट क्लोरोफिल का प्रेजेंस चाहिए, रॉ मटेरियल तो ये दोनों ही लगेगा ना। इसका प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन अगर आप कोई चीज ले रहे हो, जैसे मान लो अगर हम लोग चाय बना रहे हैं तो हम लोग को तो वहाँ पे गैस स्टोव पे भी तो उसको बैठाना पड़ता है ना। लेकिन गैस स्टोव जो हम लोग यूज करते हैं, दीज आर नॉट द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हो गया? जो आप दूध ले रहे हो या फिर वाटर ले रहे हो, ठीक है, चाय पत्ती ले रहे हो, ये सारा रॉ मटेरियल है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है, तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अगर इसका एंड प्रोडक्ट का बात करेगा तो क्या क्या बनेगा? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यस, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इसलिए क्या होता है, ये वाला इक्वेशन लिखा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे शायद है भी लिखते हैं, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे आपको पूछ दिया, ये क्वेश्चन में पूछा कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो। पहला रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे हम लोग? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा रॉ मटेरियल क्या यूज होगा? वाटर। और अगर H2. एंड प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो एंड प्रोडक्ट में दो एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? पहला क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ सकता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H12O6। ठीक है। और इसके साथ क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। O2 तो है ना? क्या? O6 सॉरी O6 ना, हाँ O6, ठीक है। C6H12O6। तो ये रॉ मटेरियल आप लोग को याद हो जाएगा ना, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। सर ऐसे भी तो आ सकता है ना, एक एलिमेंट का नाम दे देगा और बोलेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा उसका वो है एलिमेंट हाँ, वो है फॉर्मूला। वैसे भी दे सकता है, ऑब्वियसली दे सकता है, कुछ भी घुमा के दे सकता है ऑब्जेक्टिव में। आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर रॉ मटेरियल बोलेगा तो ये दोनों में कोई एक यूज होगा, और अगर एंड प्रोडक्ट बोलेगा तो इन दोनों में कोई एक यूज हो रहा होगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। अभी देखो यहाँ पे छोटा सा एक नोट करके मैंने लिखा है कि जो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, जैसे हमने क्या देखा, फॉर्मूला एक बार बताओ आप लोग, फॉर्मूला याद हुआ या नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस का? Yes, sir. 6CO2 H2O 6CO2। अगर मैं पूरा फॉर्मूला का बात करूँ, 6CO2 के साथ कितना वाटर लेंगे हम लोग? 12 वाटर लेंगे। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और C6H12O6 साथ में plus 6 ऑक्सीजन बनेगा, और साथ में क्या O2 होगा? plus 6 H2O। ये हो गया मेरा पूरा फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन। अभी ये जो सर ग्लूकोज इसमें वो बन रहा है, क्या बोल रहे हो मानस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हाँ वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा। सनलाइट और क्लोरोफिल तो लगेगा, बिना सनलाइट क्लोरोफिल के ये प्रोसेस दिक्कत होता है, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अभी ये जो ये है, ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया, गलत हो रहा है, ग्लूकोज। देखो मैंने आप लोग को बताया था कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट था क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट था, उसके बाद प्रोटीन था और फैट था। तो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो क्या बनाता है? प्रोटीन का क्या बनाता है और फैट का क्या बनाता है?
फैट को हम लोग लिपिड भी बोलते हैं, ये आप लोग लास्ट क्लास ही बताए थे मुझे। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। या ये डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना देता है। प्रोटीन क्या बनाता है? एमिनो एसिड। यस, एमिनो एसिड। और फैट या लिपिड क्या बनाता है? फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल दो बनाता है, ठीक है, ये दो याद है। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज बोलेगा या फिर कार्बोहाइड्रेट बोला। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? उसका अनडाइजेस्टेड फॉर्म। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या है? तो ये हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। अभी देखो यहाँ पे जितना कार्बोहाइड्रेट बनेगा सारा का सारा को ये एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज नहीं करेगा। कुछ को क्या करता है? ये स्टोर करके प्लांट रख देता है फ्यूचर के लिए कि वो बाद में हम लोग का क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो स्टार्च की फॉर्म में, देखो कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा फॉर्म स्टार्च भी होता है। हाँ बोलो। हाँ लेकिन आप तो बोले थे कि प्लांट लोग सीधा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता, वो लोग डायरेक्ट ग्लूकोज लेता है। ग्लूकोज का ही तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे डायरेक्ट ग्लूकोज ही बन रहा है। ग्लूकोज को क्या करता है? वो ग्लूकोज का ही एक्चुअली यूज करता है। कार्बोहाइड्रेट बोलने का मतलब क्या? वो ग्लूकोज, जैसे मान लो ये कार्बोहाइड्रेट का ही तो छोटा रूप क्या है? ग्लूकोज है ना। तो अगर आपको मैं कार्बोहाइड्रेट बोलूँ या ग्लूकोज बोलूँ, एक ही बात है। प्लांट सही बोल रहे हो, प्लांट जो होता है डायरेक्ट ग्लूकोज ही ले लेता है। लेकिन अगर आप इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का और एक इसका एक और नाम है स्टार्च होता है। इन सबका स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि सभी क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च क्या है, ग्लूकोज क्या है, सब थोड़ा अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आप लोग को क्लास 10 में उतना ज़्यादा नहीं ये करना है, तो इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च सबको एक ही बोल दोगे। प्लांट के केस में तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो अभी जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिमेनिंग जो है वो फूड वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इट्स सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व एंड इज यूज्ड बाय प्लांट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो इंस्टेंट एनर्जी प्लांट को देता है वो कौन देता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा कौन? स्टार्च। यस, स्टार्च कैसे इंस्टेंट एनर्जी? इंस्टेंट मतलब जो उसी समय यूज हो गया। देखो ये जो हो गया प्रोवाइड एनर्जी जो होता है, इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर बोलेगा कि जो फ्यूचर के लिए जो एनर्जी रिजर्व होगा, ये कौन प्रोवाइड करेगा? फ्यूचर एनर्जी रिजर्व ये स्टार्च प्रोवाइड करेगा। स्टार्च जो करेगा वो क्या होता है? वो तो स्टोर होकर रह जाता है ना, और वो बाद में जब इसको दरकार पड़ेगा तो यही स्टार्च क्या होगा? टूटेगा, टूट के ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज ही क्या करेगा? उसको एक्चुअल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी देखो ये मेजर इवेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, आप लोग 3 ही याद रखना। मतलब इसमें 3 फॉर्म में, ये दोनों जो होता है एक ही स्टेप पे होता है, यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया है। सबसे देखो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें होता है एब्जॉर्प्शन। ये ध्यान से समझ लो थोड़ा सा, ये स्टेप आप लोगों से पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का स्टेप बताओ। तो सबसे पहला क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप जो होता है उसमें होता है कन्वर्जन। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये हो गया सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप होता है आपका रिडक्शन ऑफ CO2। ये तीनों स्टेप में आप लोग को समझा रहा हूँ। देखो जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एक न्यू पेज लेकर समझा देता हूँ। जैसे देखो समझो, जैसे ये फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो ये है 6CO2
प्लस 12H2। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। यहाँ पे क्या हो गया, सनलाइट, नीचे क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल, यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोज, C6H12O6। और यहाँ पे ऑक्सीजन बना, और साथ में क्या बन गया, वाटर। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, देखो मेन इसमें क्या होता है सबकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये जो वाटर आप देख रहे हो ना, वाटर को तोड़ना पड़ता है। वाटर टूटता है, सबसे पहले वाटर टूटेगा किसमें, H2 और O2 में। ये जो वाटर टूटता है, बैलेंस नहीं करके लिख रहे हैं, H2 and O2, ये टूटता है, स्प्लिट होता है। और ये जो हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन CO2 के साथ मिल जाएगा, और यही एक्चुअली में क्या बना देता है, ग्लूकोज बनाता है। अभी देखो ये जो वाटर टूटेगा तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद तो नहीं टूट जाएगा ना, इसको टूटने के लिए एनर्जी चाहिए। ये जो ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा, इसके लिए क्या करेगा, ये एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी के लिए सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप हो जाता है। फर्स्ट स्टेप जो मैंने बोला था, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट के हेल्प से क्या करेगा, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एनर्जी क्लोरोफिल लिया है, इसके हेल्प से क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी जो होगा, वो लाइट एनर्जी को चेंज करेगा किसमें, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी। यस, केमिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होना है। ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, और ये केमिकल एनर्जी के हेल्प से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिया है, उसमें ये हाइड्रोजन मिलेगा, और ये क्या बना देगा, ग्लूकोज। तो देखो मैंने जब आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री का, तो वहां पे मैंने आप लोग को डेफिनेशन बताया था ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन। या फिर कहीं पे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। या फिर अगर रिमूवल के केस में करेंगे तो इसका उल्टा कर देना, ऑक्सीजन ऐड होना या फिर हाइड्रोजन रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन ऐड होना या फिर ऑक्सीजन रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेप है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। बोलो ये तीनों स्टेप समझ में आया क्या आप लोग को? यस सर। सबसे पहले एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, सिंपल सा बात है। एनर्जी कौन अब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एनर्जी जो अब्जॉर्ब करेगा वो कौन सा टाइप का एनर्जी होगा, लाइट एनर्जी, क्योंकि सनलाइट से मिल रहा है। अभी लाइट एनर्जी सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी ब्रेक करेगा वाटर को H2 और O2 में। थर्ड स्टेप जो होता है उसमें क्या होगा, जो H2 मिला ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देगा, ग्लूकोज। अभी ध्यान से सुनो, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार कि फोटोसिंथेसिस का दो फेज होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो ये जो पहला वाला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप, ये दोनों के लिए क्या होता है, लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। ये दोनों जो है वो लाइट के प्रेजेंस में ही होना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर लाइट नहीं है तो क्लोरोफिल क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, और अगर एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, इसके लिए लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या होता है, लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। समझ में आया आप लोग को, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन? जैसे मान लो अगर आपसे बोलेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है बताओ, तो लाइट रिएक्शन में आप बोलोगे दो काम होता है। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय क्लोरोफिल होता है, और दूसरा क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू
hydrogen and oxygen. This is in light reaction. These two reaction occur in presence of light. That is why these are known as light reaction. और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में सिंपली क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज होता है. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्स होता है उसलिए क्या ये तो रात में प्रश्न बोलता है ना कि उस टाइम वो भी CO2 छोड़ता है, इसके लिए देखो, ये रात में का जरूरत नहीं होता है, रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, लेकिन मेनली इसके लिए जो थर्ड प्रोसेस है ना, इसके लिए लाइट का जरूरत नहीं होता है, इसके लिए लाइट का दरकार नहीं होता है, नो नीड ऑफ लाइट. तो इसलिए क्या होता है, ये रात में भी हो सकता है, दिन में भी होता है. ऐसा थोड़ी है कि डार्क रिएक्शन केवल रात में ही होगा, दिन में भी होता है पूरा. दिन में क्या प्लांट लोग ग्लूकोज नहीं बनाएगा? दिन में भी बनाता है, लेकिन ये प्रोसेस रात में भी हो सकता है, वही बात है. इसलिए बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, अभी आप लोग आगे अभी मैं दिखाऊंगा, जो लोग क्या करता है, दिन में क्या करता है, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल रख लेता है उसका, और वो केमिकल एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के रख लेता है एक्स्ट्रा अमाउंट में. और रात के टाइम में क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको यूज करके ये लोग क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. सर ओके, देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे बोलेगा कि मेजर इवेंट इन फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है. तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे फर्स्ट वाला पॉइंट ये है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये दोनों आपका सेकंड स्टेप में ही आ जाता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और थर्ड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड एनर्जी. बोलो नहीं बोलो, एक ही बात है. और ये आपका थर्ड वाला स्टेप होगा. थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. ये जो ऊपर का ये जो दो प्रोसेस है, ये वाला, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, बताओ अभी आप लोग. Light reaction. हाँ, ये वाला जो है ये लाइट, Dark reaction. और नीचे वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन. डार्क reaction. Dark reaction. यस, ठीक है. अभी देखो कुछ कुछ ऐसे ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकते हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह का जो प्लांट होता है, वो लोग क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके लिए एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के रख लेता है रात में, ठीक है. और ये जो कंपाउंड, इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनता है, ये क्या होता है, जब दिन का जब सूरज उगता है तो क्या करता है, दिस कंपाउंड इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डे बाय क्लोरोफिल, और फिर जाके क्या बनाता है, वो लोग ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है. तो आपसे पूछ, और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोज. तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, ये क्या सारा एकदम सीक्वेंस में होता है क्या, मतलब पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होगा, उसके बाद ये दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये जो डेजर्ट प्लांट वगैरह होते हैं इसमें ये लोग क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड के से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम ग्लाइकोजन है. और ये क्या करते हैं, जब दिन होता है तो क्या करता है, ये लोग लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और फिर क्या करता है, हाइड्रोजन को स्प्लिट, वाटर को स्प्लिट करके फिर ये लोग बनाता है ग्लूकोज. तो ये प्रोसेस सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है. तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें ये जो इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या बोलोगे आप लोग. जितना भी डेजर्ट प्लांट है, सारा डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, ये प्रोसेस सीक्वेंस में नहीं होता है. या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ऐसा प्लांट का नाम बताओ जो कि कार्बन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, तो वो क्या, उसका आंसर क्या हो जाएगा, डेजर्ट प्लांट, ठीक है. ये इस डेजर्ट प्लांट में आपको ग्लाइकोजन और उसके बाद वो उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है. हाइड्रोजन वाटर तो स्प्लिट होगा ना. तो डेजर्ट प्लांट में आप लोग दो चीज याद रखना, सबसे पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और दूसरा हम लोग याद रखेंगे कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या होता है, नॉट इन सीक्वेंस. ये दो चीज यहाँ पे डेजर्ट प्लांट में होता है. तो ये इसका एग्जांपल आप लोग ये
याद रखना है, डेजर्ट प्लांट वाले। ठीक है, समझ में आया ये सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे, तो कहाँ पे होता है बताओ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट। देखो सबसे पहले अगर हम लोग इसको एक एक करके स्प्लिट करना बताएं, जैसे अगर मैं मुझसे कोई बोलता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, तो मैं उसको बोल सकता हूँ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, बोल सकता हूँ क्या कि फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है। अगर कोई बोलेगा नहीं इससे मेरा काम नहीं बन रहा और आप डीप में बताओ, तो आप बोलोगे कि ग्रीन पार्ट में मेसोफिल सेल होता है, उसमें होता है, क्योंकि प्लांट में क्या होगा बहुत सारा सेल से बना होता है ना, तो उसमें बोलोगे आप मेसोफिल सेल जो होता है उसमें होता है फोटोसिंथेसिस। अभी कोई बोला नहीं इसमें इससे भी काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ो, तो आप बोलोगे ठीक है, इसका मतलब ये किसमें होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है बताओ? क्योंकि ये क्या करता है, ये कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल कंटेन करता है। इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो ये सारा सीक्वेंस याद रखना आप लोग, कोई भी ऑप्शन में आपको दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि क्लोरो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। क्योंकि बहुत बार क्या होगा आपको बोल देगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, और वहाँ पे आपको देखोगे कि ना ही क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा ना ही ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट मिलेगा, आपको वहाँ पे मेसोफिल सेल दे देगा। तो इसलिए ये पॉइंट भी याद रखना जरूरी है। उसके बाद आपको बोल दिया कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उस क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल किस कलर का पिगमेंट होता है, ये ग्रीन कैसे कलर का। ग्रीन ग्रीन कलर का सर ग्रीन। सर बोलो। सर ये क्लोरोप्लास्ट में इसलिए होता है ना क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्रोसेस है एनर्जी कलेक्ट करने का फूड बनाने के लिए, और वो सनलाइट को एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए रहता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में ही मिलता है, उसके लिए क्या सर? हाँ उसी के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल चाहिए होगा ना, तो क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट का एक 3 डायमेंशनल मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, इसको थोड़ा समझो आप लोग। देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि जैसे इसमें दो चीज होता है, जैसे अगर हम इसमें देखो ये फ्लूइड पाया जाता है और ऐसा एक स्टेक टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, इस टाइप का दिख रहा है आप लोग को स्ट्रक्चर, ये वाला ऐसा एक कॉइन की तरह देखो Yes, स्ट्रक्चर sir. बना हुआ है। तो ये जो फ्लूइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, जो इसका फ्लूइड पार्ट है इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। और जो स्टैक होता है, स्टैक ऑफ, और ये जो आप कॉइन की तरह देख रहे हो ना इसका नाम है थैलाकॉइड, उसको बोला जाता है। ये जो पूरा थैलाकॉइड का जो जैसे देखो ये जो एक है इसको बोला जाता है थैलाकॉइड, और इसी का अगर मान लो मैं बहुत सारा बंच में ले लेता हूँ, जैसे मान लो ग्रुप में ले लिया इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेना। तो अभी आपने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। तो ये जो ग्रेना होता है या फिर जो थैलाकॉइड होता है, यही एक्चुअली क्या कंटेन करता है, इसी में एक्चुअली क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। मतलब ये जो क्लोरोफिल मिलता है ये एक्चुअली में कहाँ पे मिलता है, थैलाकॉइड में मिलता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट में मिलेगा, थैलाकॉइड। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो ग्रेना होता है इसमें क्या होता है, देखो क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोग मुझे ये बताओ कि जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कौन सा ग्रेना में होगा और कौन सा स्ट्रोमा में होगा? सर लाइट रिएक्शन क्या है, थाइलाकॉइड में, ग्रेना में रिएक्शन थैलाकॉइड और लाइट रिएक्शन ग्रेना में। लाइट रिएक्शन ध्यान से सुनो, ये जो डार्क रिएक्शन होता है ना ये स्ट्रोमा में होगा, मतलब जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसमें ये डार्क रिएक्शन होगा,
और जो लाइट वाला रिएक्शन है, एक्चुअली देखो ये पूरा ग्रेना है, एक एक को हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं, और इसी थैलाकॉइड के अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो हमको लाइट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल चाहिए, तो इसलिए ये कहाँ पे होगा, या तो आप देखोगे आपको ऑप्शन में ग्रेना दिया होगा, या फिर आपको ऑप्शन में क्या दिया होगा, थैलाकॉइड। सर हाँ, सर ये वाला एक बार वापस से बताइए ना। मैंने जस्ट ये बोला, देखो ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि देखो ये जो पूरा क्लोरोप्लास्ट का जो आपने स्ट्रक्चर देखा, इस पूरे क्लोरोप्लास्ट, जैसे अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, इस टाइप का अगर मैं क्लोरोप्लास्ट बना दूं, तो इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, एक फ्लूइड होगा, इसमें क्या होगा, एक फ्लूइड भरा होगा। तो ये जो फ्लूइड वाला जो पार्ट है, ये फ्लूइड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये जो इसी में क्या होगा, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना होता है, कॉइन टाइप का। तो ये एक कॉइन जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। और ऐसा बहुत सारा थैलाकॉइड एक साथ मिलके रहता है, ऐसा ऐसा ग्रुप बना के रहता है। ये पूरा जो ग्रुप है, इसको ही बोला जाता है ग्रेना। ऐसा बहुत सारा ग्रेना एक क्लोरोप्लास्ट में आप देखोगे, बहुत सारा ग्रेना जो होता है आपस में प्रेजेंट होता है, जो कनेक्टेड होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा बहुत सारा प्रेजेंट। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये थैलाकॉइड, इसी के अंदर में क्या मिलता है आपको, इसके इन साइड में ये आप लोग देखोगे क्लोरोफिल मिलता है। ये सारा क्या है, क्लोरोफिल है। तो मैंने सर तो यही बोला कि देखो, क्लोरोफिल उसमें फ्लूइड सब्सटेंस की तरह बना रहेगा ना, कुछ अलग होता है उसमें? पिगमेंट है ना, मैंने लास्ट क्लास ही बताया था, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, इस तरीके का सॉलिड की तरह छोटा छोटा टुकड़ा होता है। हाँ, तो अभी क्या होगा कि क्लोरोफिल जो होता है वो हम लोग को जब लाइट रिएक्शन में, देखो लाइट को कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे तो लाइट रिएक्शन होगा ना। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आपसे पूछता है कि लाइट रिएक्शन के बारे में बताओ, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो ग्रेना में हो सकता है, मतलब ये पूरा वाला ग्रेना आपको ऑप्शन में दे सकता है। अगर उसके भी भीतर जाएगा तो आपको बोल देगा क्या ऑप्शन में, थैलाकॉइड होगा। और थैलाकॉइड के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल। और जो डार्क वाला रिएक्शन होता है, मतलब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, बताओ डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है। डार्क रिएक्शन में एक ही काम होता था, बताओ क्या होता था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो काम पे होगा स्ट्रोमा में। बोलो समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ा डीप नॉलेज लेकर रखोगे तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप लोग आराम से उसको आंसर कर सकते हो। क्लियर हुआ यस सर, आप लोगों को कि अगर टफ बनाने का मन जाएगा तो थोड़ा डीप में घुस जाता है। अगर वो थोड़ा सा टफ करना चाहेगा तो ये सब वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देगा, ग्रेना, थैलाकॉइड, ये सब यूज करेगा। तो बहुत लोगों को देखो ये सब पता ही नहीं होता। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पूछ देगा तो भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत लोग बस इतना ही 10th क्लास में जानते हैं कि हाँ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कुछ होता है, लेकिन एक्चुअली वो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, जो तीन हम लोग प्रोसेस, जो 3 स्टेप्स फोटोसिंथेसिस का बोल रहे हैं, उसमें कौन सा लाइट रिएक्शन होगा, कौन सा डार्क रिएक्शन होगा, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा मैं ये सब बता देता हूँ ताकि कैसा भी क्वेश्चन इससे आए तो आप लोग आराम से उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है ना, ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन बोलता है कि बताओ क्या क्या कंडीशन लगेगा फोटोसिंथेसिस होने के। तो कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहला तो सनलाइट, सनलाइट चाहिए। सनलाइट में भी देखो उसका इंटेंसिटी, सनलाइट का इंटेंसिटी थोड़ा डिपेंड करेगा, सनलाइट का क्वालिटी कैसा है। अच्छा क्वालिटी का अगर सन होगा, मतलब धूप ज्यादा होने से क्या होता है, ज्यादा लाइट आएगा, ज्यादा लाइट आएगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा, और उसके वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। तो कभी कभी जैसे आपको ये बोलेगा कि अगर मान लो वेदर क्लाउडी है, तो उस केस में फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा, क्योंकि क्लाउडी के केस में क्या होगा, सनलाइट का क्वालिटी कम हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यहाँ पे सनलाइट सर का मतलब ड्यूरेशन सनलाइट पे भी डिपेंड अमाउंट करता में है। मिलना चाहिए प्लांट को ना। क्या
सर एकदम मतलब भरपूर सनलाइट एकदम एडिक्वेट अमाउंट में मिलना चाहिए। हाँ, वही जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे देखो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट में क्या होगा, जैसे मान लो अगर समर का टाइम है या फिर विंटर का टाइम है, तो कौन से टाइम में आप मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा? सर समर। यस, समर वाले केस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा समझ रहे हो? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हाँ ज्यादा सर, होगा। बड़ा होता है रात छोटा होता है। हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस समर में क्या होगा, दिन बहुत बड़ा होता है, देखिए हो आप लोग, दिन बड़ा होने का मतलब क्या है, ज्यादा टाइम तक सनलाइट मिलेगा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ज्यादा होगा। विंटर में क्या होगा, बहुत जल्दी रात हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट कम होगा तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। क्लोरोफिल क्या होता है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, लिख लोगे ना, क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल कैसे कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन और कलर इसका काम पिगमेंट, क्या है, ट्रैपिंग ट्रैपिंग ऑफ। सनलाइट। ये दोनों ही मेन कंडीशन है, these two are the main condition for photosynthesis। हालांकि इसके लिए ये दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आपको चारों ऑप्शन में दिया तो चारों लिख सकते हो, नहीं तो अगर ये दोनों दिया तो ये दोनों भी करेक्ट। हाँ बोलो समीर। सर बोल रहे थे कि ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट अच्छा होगा ना सोलर एनर्जी लिखने से ज्यादा अच्छा होगा? सनलाइट, एक्चुअली सनलाइट से ही तो सोलर एनर्जी, मेन क्या होता है, एनर्जी को ट्रैप करता है ना वो। एनर्जी किस फॉर्म में होता है, सोलर एनर्जी, तो ये ज्यादा बेटर स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको तो एनर्जी चाहिए ना। क्लोरोफिल का काम क्या है, एनर्जी को ट्रैप करना, और सन से जो एनर्जी मिलेगा वो कौन सा एनर्जी होगा, सोलर एनर्जी। यस। तो इसलिए समझ में आ गया कंडीशन सबको, Yes, sir. ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ये भी है आप लोग के उसमें, लीफ का क्रॉस सेक्शन, जैसे लीफ जो होता है उसका क्या क्या पार्ट होता है वो थोड़ा सा आप लोग को जानना है। आप लोग को इतना ज्यादा तो अभी ऑब्जेक्टिव में लिखने को तो नहीं आएगा, तो मेन इसका याद रखना है कि जैसे मान लो लीफ जो होता है, जैसे मान लो अगर ऐसा एक अगर लीफ बनाया जाए इस तरीके से, ये एक लीफ बना दिया, इसका ये जो बीज का देखोगे इस तरीके से एक डंठल मिलता है लीफ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिप। इसमें से निकला होता है वेन, बहुत सारा, देखो ना लीफ में कोई भी पत्ता निकालना है ऐसा आपको मिलेगा, ये वैन हो गया। इसमें जो से भी कुछ निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैनलेट्स बोलते हैं। तो ये सारा, अभी इसके ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होता है, जैसे लेमिनेशन टाइप का एक कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेमिना देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेमिना, जो ऊपर की तरफ लेमिनेटेड होगा। अगर ये लीफ को मान लो क्रॉस सेक्शन कर दो, मतलब काटते हो, अगर मान लो यहाँ से मैं कट कर दूंगा, तो आपको माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो आपको कैसा इसका सेल वगैरह दिखेगा, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो कोई भी होगा उसका क्या होगा, एपिडर्मिस किसको बोलते हैं पता है, ये वर्ड एपिडर्मिस आप लोगों ने टिश्यू चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एपिडर्मल टिश्यू, मतलब एपिडर्मिस Sir, का मतलब, outermost tissue, protective tissue भी होता है ये. हाँ प्रोटेक्टिव, मतलब जो अपर एपिथेलियल आउटर मोस्ट टिश्यू ही ना लाइनिंग जो होता होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हो, है, एपिथेलियल टिश्यू होता है ना प्रोटेक्टिव टिश्यू। हाँ, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है किसी भी लेयर का, उसको हम लोग, जैसे लीफ का आउटर मोस्ट जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। जैसे ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट वन सेल थिक लेयर ऑफ लीफ है, और इसमें दो लेयर मिलते हैं, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है अपर एपिडर्मिस और एक क्या होता है, लोअर एपिडर्मिस। मतलब ऊपर की तरफ एक सेल का स्ट्रक्चर होगा और नीचे की तरफ एक सेल का स्ट्रक्चर होगा। ऊपर वाला जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जो लोअर वाला एपिडर्मिस होता है उसमें क्या होता है, ये अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल लीफ टिश्यू बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू इवापोरेशन।
इसका काम क्या है, इसमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता है, ये वाटर लॉस से बचाता है। और जो लोअर वाला एपिडर्मिस होता है इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब स्टोमाटा होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज का हेल्प करता है, और इसी के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, तो स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा एक जस्ट ओपनिंग है, जैसे मान लो कोई पोर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब छेद बोल सकते हो छोटा छोटा। लीफ में देखो छोटा छोटा क्या मिलता है, पोर मिलता है, जो क्या करता है, जिसका दो काम होता है, या तो गैसेस को एक्सचेंज करने में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन को CO2 और O2 का एक्सचेंज में हेल्प करेगा ये पोर के थ्रू, या फिर वाटर का भी लॉस करने में ये पोर हेल्प करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक प्रोसेस, आप लोग पढ़ोगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ के अपर सरफेस पे कुछ वाटर को लॉस किया जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ये आप लोग को आगे चैप्टर में पढ़ना है, वहां पे मैं डीप में पढ़ाऊंगा। तो ये स्टोमाटा क्या होता है, सिंपली बोल सकते हो, दीज आर द टाइनी पोर मोस्टली फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस and they allow gases to enter and exit the leaf more rapidly between the plant and atmosphere। मतलब क्या होगा, ये जो पोर है इसके थ्रू क्या होगा, या तो गैस का एक्सचेंज होगा, नहीं तो वाटर का एक्सचेंज होगा। और थर्ड होता है गार्ड सेल। जैसे मान लो ये जो पोर आप देख रहे हो ना, मान लो इस तरीके का अगर हम लोग पोर बनाए तो इसके बगल में एक सेल होता है इस तरीके का, इसी को बोला जाता है कि ये क्या है, गार्ड सेल। अब ये जो गार्ड सेल ये देख रहे हो ना, ये यही इसी के हेल्प से क्या होता है, ये स्टोमाटा खुलता है या बंद होता है। जब इसमें देखो ये जो गार्ड सेल है, इसमें क्या होगा, वाटर जब पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, ये फूल जाएगा, और ये फूलेगा तो क्या करेगा, ये स्टोमाटा के पोर को ओपन कर देगा। मतलब ये क्या होगा, दोनों तरफ इस तरीके से खींचेगा और स्टोमाटा का पोर ओपन हो जाएगा, और वहां से गैसेस एक्सचेंज भी होगा और वाटर का भी लॉस होगा। लेकिन जब मान लो इसका अगर वाटर जैसे ये जब श्रिंक हो जाएगा, जब ये श्रिंक हो जाएगा तो क्या होगा, इसका पोर क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ये दब जाएगा, और ये पोर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। अगर ये जो है ये अगर श्रिंक हो गया इस तरीके से आएगा तो क्या होगा, ये पोर बंद हो जाएगा। तो ये गार्ड सेल का काम क्या है, तो ये दीज आर द बीन शेप्ड सेल दैट फ्रेम द स्टोमाटल ओपनिंग एंड दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव सेल वॉल। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है और सेल वॉल भी इसमें होता है। ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर आप लोग को आएगा नहीं, आप लोग को जस्ट इसका नेमिंग करने के लिए दे सकते हैं। तो आप लोग याद रखना, ये देखो क्लोरोप्लास्ट है, ये एयर स्पेस दिया हुआ है, ये गार्ड सेल है, ये सब। तो मेनली अगर हमसे कोई बोलेगा कि बताओ, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो आप बोलोगे इसका कितना पार्ट लिखोगे, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में भी दो पार्ट, कौन कौन सा, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस का जो मेन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो लोअर एपिडर्मिस होता है इसका क्या काम होता है बताओ। देखो यहाँ पे क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ सोलर एनर्जी बिकॉज़ इट कंटेन क्लोरोफिल। ये जो होता है ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सचेंज में हेल्प करेगा। अपर वाला प्रोटेक्शन देगा और नीचे वाला गैसियस एक्सचेंज करेगा। इसके अलावा ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या होता है, जस्ट एक पोर है जिसके थ्रू ये दो काम करता है। क्या क्या करता है, सबसे पहला ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज करता है। मेनली कौन कौन सा गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या करता है, वाटर का एक्सचेंज बोल सकते हो। मतलब इन्वायरमेंट से प्लांट में क्या करता है, वाटर को मतलब इन्वायरमेंट में लूज करता है। एक्चुअली वाटर एक्सचेंज में क्या होता है, ज्यादातर लॉस ऑफ वाटर। सर जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसको लूज करता है ना, ऐसे ही लूज कर देता है।
अभी ट्रांसपिरेशन पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे देखोगे क्यों वाटर लॉस का दरकार होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में आएगा। ये जो लॉस ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ये जो स्टोमाटा का जो ओपनिंग या क्लोजिंग है, उसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड गार्ड सेल। सेल। गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है, कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। समझ में आ गया। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये तीन चीज याद रखना आप लोग, और सब इन तीनों का फंक्शन याद रखना, ये आप लोग के काम में आने वाला है। समझ में आया? अगर हाँ बोलो। सर अगर लोअर एपिडर्मिस गैसियस एक्सचेंज करता है तो मान सकते हैं कि स्टोमाटा लोअर एपिडर्मिस में ही होता है। ऑब्वियसली वही तो वहाँ पे लिखा हुआ था। स्टोमाटा हो गया, गार्ड सेल हो गया, सारा लोअर एपिडर्मिस में ही मिलता है। अपर एपिडर्मिस में जस्ट क्या होता है, वो प्रोटेक्शन का काम देता है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं होता है। वो बस प्रोटेक्ट करता है, भीतर वाला जितना भी सेल वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये तीनों स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yes, sir. सर अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है, वही गार्ड सेल के थ्रू होता है। गार्ड सेल क्या होगा, जब इन्फ्लेटेड हो जाएगा, मतलब जब उसमें पानी भर जाएगा तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ खींचेगा और स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। और जब ये श्रिंक कर जाता है तो क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। ये आप लोग पढ़ लेना, इसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, वही चीज है। समझ में आ जाएगा ना ये चीज आप लोग को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अभी देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हाट हैपेंड टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला क्लाउडी डे, जब क्लाउडी डे होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? सर कम कम जाएगा। होगा। कम जाएगा। Yes, वही चीज यहाँ पे लिखा है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। क्यों? बिकॉज सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑन अ क्लाउडी डे देयर विल बी लेस सनलाइट। अगर मान लो कोई जगह में रेनफॉल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। सर कम जाएगा। सर कम होगा। रेनफॉल सर उसको होगा तो पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा। यस ऑब्वियसली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और वहाँ पे क्या होगा, अगर रेनफॉल ही नहीं हुआ तो क्या होगा, देयर विल बी लेस वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। और एक देखो यहाँ पे गुड मैन्यूरिंग इन एरिया। मैन्यूरिंग का मतलब होता है मिनरल, मैन्यूरिंग का मतलब होता है मिनरल। तो अगर देखो किसी जगह में मिनरल बहुत ज्यादा है ना, तो मिनरल भी क्या करता है, हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ा देता है। तो अगर कहीं पे मैन्यूरिंग मतलब मिनरल ज्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर गुड मैन्यूरिंग एरिया है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज प्लांट नीड रॉ मटेरियल सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी एंड take this mineral from the soil. Good manuring in the area will increase the amount of this mineral in the soil, thus increase the rate of photosynthesis. इतना अगर नहीं भी लिखोगे तो आपको देखो अभी ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको सिंपली पूछेगा कि मान लो क्लाउडी डे है, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, आपको बता देना है आंसर। रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मिनरल बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो वहाँ पे क्या होगा, बता लोगे इसको? यस सर। समझ में आ? इसके अलावा ये क्वेश्चन और था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ में क्या एडेप्टेशन होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो लीफ जो होता है देखो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, लाइट को ऑब्जर्व कर सके। क्योंकि इस तरीके से लीफ जो होता है क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है सरफेस एरिया ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या हो, ऑब्जर्व कर दे। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और थर्ड होता है प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ लीफ फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो ये तीन चीज जो होता है लीफ में रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहला सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। और थर्ड जो होता है जितना ज्यादा स्टोमाटा होगा गैसेस एक्सचेंज उतना ज्यादा होगा, और वहाँ पे भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। तो लीफ का जो एडेप्टेशन है उसमें 3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहला पॉइंट सरफेस एरिया के बारे में लिखोगे,
दूसरा क्लोरोफिल का प्रेजेंस लिखोगे और थर्ड लिखोगे स्टोमाटा का प्रेजेंस। ठीक है, समझ में आ गया ये 3 पॉइंट? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये 3 इवेंट के बारे में बोला है कि 3 इवेंट जो होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है वो क्या क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है कन्वर्जन, थर्ड क्या होता है रिडक्शन। उसके बाद स्टोमाटा का रोल क्या होता है बताओ, रोल ऑफ स्टोमाटा क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सर एंड एक्सचेंज ऑफ गैस और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। For transpiration. गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर का क्या होता है, लॉस कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी मैं चीजों को समराइज कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है बताओ। फोटोसिंथेसिस क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट यूज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल में कौन कौन सा यूज करता है बताओ? सर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। Water or carbon dioxide. हाँ, इनऑर्गेनिक जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों का यूज करता है इन प्रेजेंस ऑफ बताओ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Sunlight and For chlorophyll. sunlight and chloro. लाइट एंड क्लोरोफिल। कितना कितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है बताओ? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर। 12 वाटर और 12 वाटर। क्या क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बनाता है, C6H12O6। Glucose. ये हो गया ग्लूकोज। इसके अलावा क्या बनता है? ऑक्सीजन। O2 कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। और वाटर कितना बनेगा? 6H2O। 6H2O. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ रॉ मटेरियल क्या क्या यूज किया मैंने? सर रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Carbon dioxide, oxygen or water. CO2 H2O। एंड प्रोडक्ट सर ग्लूकोज, Glucose, ऑक्सीजन oxygen, एंड water. Oxygen. ये वाटर जो होता है इसको एंड प्रोडक्ट में नहीं बोलोगे क्योंकि ये यहाँ का जो वाटर है उसी का कुछ पार्ट लेफ्ट ओवर हो जाता है। तो मेनली जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, मतलब ग्लूकोज होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ इवेंट इन फोटोसिंथेसिस, कितना स्टेप में कंप्लीट होता है? सर 3 स्टेप्स होता है। Sir, 3 steps. 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, Absorption, conversion और reduction. सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। कौन करता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब? सर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। Sir, green. बाई क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप में क्या होगा? लाइट एनर्जी। सर कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। और क्या होगा? सर स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। H2 and O2. H2 और O2 में स्प्लिट हो जाएगा। और थर्ड स्टेप क्या होगा? Reduction of रिडक्शन ऑफ CO2। किसमें रिड्यूस होगा? ग्लूकोज में। Glucose. अभी ये जो 3 मैंने इवेंट लिखा है इसमें कौन सा 2 जो है वो लाइट रिएक्शन होता है? सर एब्जॉर्प्शन और Absorption or sir, light energy to ये conversion. फर्स्ट 2 जो होता है Sir, ये क्या first होता है? दो। लाइट। हाँ, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। क्यों लाइट रिएक्शन बोलते हैं बता सकते हो? सर क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। Reaction occurring in presence of लाइट light. प्रेजेंस जरूरी है। और ये जो थर्ड वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क। डार्क रिएक्शन। dark reaction. यस, वेरी गुड। सर अगर हम सर आपको एक ये लास्ट में उनको समझ नहीं आया कि रिडक्शन ऑफ CO2 ग्लूकोज मतलब CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज बनता है। CO2 और H2 मिलता है ना तो वही ग्लूकोज बनाता है। C6H12O6 बैलेंस नहीं है। देखो ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सॉरी कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड से इसको कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन चाहिए होगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ Okay, कि ये sir. जो लाइट रिएक्शन है और ये जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता है?
सर लाइट ग्रेना में सर होता है लाइट और रिएक्शन ग्रेना और डार्क रिएक्शन थायरॉक्स ऐसा बोलो। नहीं, सर स्टोमा में स्टोमा। ग्रेना जो होता है, ग्रेना ही को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना एक्चुअली क्या है, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड होता है। हाँ सर थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड का जो ग्रुप होता है उसी को तो ग्रेना बोलते हैं ना, तो या तो आप ग्रेना बोलो नहीं तो थाइलाकॉइड बोलो, ठीक है। तो ये हो गया, इवेंट के बारे में कंप्लीट हो गया। अगर आपको बोलूंगा नेसेसिटी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है? Sir, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, or water. सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यस, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये दो मेन कंडीशन है। इसके अलावा क्या चाहिए होगा, CO2 और, ठीक है। तो ये पूरा था फोटोसिंथेसिस के बारे में एक समरी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये इस पेज में पूरा कंप्लीट हो। तो ये देखो, एक सिंगल सा पेज को समझाने के लिए हम लोग को उतना सारा कुछ पढ़ना पड़ा। तो अभी तक किसी को डाउट है यहाँ तक में बताओ? नहीं सर। सर एक वो सेल का क्या नाम था, क्लोरोफिल का जो सेल होता है? मेसोफिल। ये सब कुछ टर्म्स आप लोग याद रखना, ठीक है। देखो ये हाँ सर, ठीक प्लांट वाला समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? Sir, सच बताओ। सर ठीक ठाक लग रहा है, मतलब अलग अलग जानने में अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये वाला देखो, प्लांट वाला जो होता है वो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन जब अभी ये एनिमल जब पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। उसमें जब आप लोग अपने बारे में जब जानोगे, ह्यूमन में जो ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन का जब आप लोग